हाय गाइस, दिस इज मेघ भाटिया एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। सो गाइस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हमारा लेक्चर 2 है। और लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं व्हाट इज मिक्सचर, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। Homogeneous mixtures are those mixtures which cannot be separated by physical methods, whereas heterogeneous mixtures are those mixtures which can be separated by physical methods. फिर हमने कहा था सोल्यूशन वो होते हैं, सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ द टू सब्सटेंसेस। उसके अंदर जिस चीज़ को मिक्स करते हैं सोना सोल्यूट, जिसके अंदर मिक्स करते हैं वो होता है सॉल्वेंट। ओके, तो हम सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जैसे उसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। और उसके आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अलॉयज। अलॉयज जो है हमारी बुक में बहुत डिटेल में नहीं है, बट इट इज़ गुड कि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हमें पेपर में पूछा जा सकता है। मे बी सिंगल डेफिनेशन बट इट कैन बी आस्क्ड। सो व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more metals which constitute the property of each and every metal. अलॉयज को हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में, जहाँ पे हमें कुछ सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं। और अलॉयज के अंदर हम अपनी मर्जी से जो मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमें उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। इसका मतलब है कि जिन मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। अलॉयज हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि स्टील, ब्रास जो है वो हमें जिंक और कॉपर को मिक्स करके बनता है। तो जो ब्रास होता है वो हमें कॉपर की भी प्रॉपर्टीज दिखाता है और जिंक की भी। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं सस्पेंशन सोल्यूशन। अभी तक हमने जो सोल्यूशंस पढ़ा था, अब आता है हमारा टॉपिक सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और इसके पार्टिकल्स होते हैं, सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि उसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। सस्पेंशन का एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है चॉक पाउडर इन वाटर और सैंड इन वाटर। ये दोनों एग्जाम्पल जो है सस्पेंशन के हैं और दोनों के अंदर हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सो हेंस दे आर बिग इनफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। दैट सस्पेंशन के अंदर जो ही पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट बीम को स्कैटर कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है? अगर मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमें सस्पेंशन सोल्यूशन रखा हुआ है। यहाँ से जब वो बीम ऑफ लाइट आती है, अज्यूमिंग दिस टू बी द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, तो वो जो बीम ऑफ लाइट है उसके कुछ रेज जो होते हैं वो ये पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, और इनके बीच के जो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर से वो पार्टिकल अब 7 लाइट में आगे स्पेक्ट्रम की फॉर्म में स्कैटर हो जाते हैं। सो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसको हम अपने घर में भी करके देख सकते हैं। हमें कांच के ग्लास में अगर पानी में थोड़ा सा चॉक पाउडर डालें और एक साइड से अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को डालें तो वो हमें आगे से स्प्रेड होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं? इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है चाय पत्ती को हम बहुत आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हैं। द सेम वे हम सैंड को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब तो ये एक मेथड हुआ फिल्ट्रेशन। एक और मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें हमने जैसे ही कोई भी सस्पेंशन लिया उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया अनडिस्टर्ब। सो उसके अंदर जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ऑफ देयर हेवी डेंसिटी, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हमारा प्योर वाटर है वो ऊपर की तरफ हमें ऑब्टेन हो जाता है। इन सस्पेंशन जो होता है इनको हम अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी देर तक तो अंदर तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं वो नीचे तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दे सस्पेंशन आर नोन एज अनस्टेबल। दे आर नोन एज अनस्टेबल मिक्सचर्स। सो गाइज, अभी तक हमने दो तरह के मिक्सचर्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वॉज सोल्यूशन, अदर वॉज सस्पेंशन। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड, दिस इज कोलॉइडल। कोलॉइडल सोल्यूशन जो होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं। वो बहुत डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनका पहला रीज़न है ये बहुत फाइनली में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइनली मिक्सड होते हैं और दे अपीयर टू बी होमोजीनियस मिक्सचर्स। आप इनको देखोगे तो आप यही कहोगे कि इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इनको हम किसी मेथड से अलग नहीं कर सकते, एंड दे आर होमोजेनियस मिक्सचर।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें मिल्क का, तो अकॉर्डिंग टू यू मिल्क क्या है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस? ऑब्वियसली आप सब होमोजेनियस कहोगे, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मिल्क जो बहुत फाइनली मिक्सड है और उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह के मिक्सड हैं और बहुत यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क इज ऑल्सो एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसा क्यों होता है? वाई? क्योंकि वो जो कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एंड दे आर स्पेशल टाइप ऑफ कलर्ड पार्टिकल्स। दैट इज वाई जो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। व्हाट आर दे नोन एज? डिस्पर्स्ड फेज। whereas सॉल्वेंट लाइक पार्ट होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स मिक्स अप होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये सबसे डिफरेंट होते हैं। पहला, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, but naturally they are heterogeneous mixture. Second is of colloid are very small. इनके जो पार्टिकल होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, smaller than the particle of suspension, but they are relatively bigger than the particles of solute or solutions. Now this scatter beam of light, जैसे हमने अभी सस्पेंशन में पढ़ा, सेम फिनोमेना यहाँ पे यूज होता है, पर ये फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये पार्टिकल जो होते हैं ये इतने बड़े होते हैं, they are big enough to scatter a beam of light. They cannot be separated by physical methods like filtration. इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू या जिस तरह से अगर हम किसी भी मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते थे, सब सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते थे, तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते थे वो नीचे सेटल डाउन हो जाते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट इज दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आर स्पेशल टेक्निक। ये बहुत स्पेशल टेक्निक्स नहीं होती, इसको अपने घर में भी देखते हैं। अगर हमने कभी भी अपने घर में अपनी मदर्स को बटर बनाते हुए देखा है मिल्क से, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको हम ट्राई भी कर सकते हैं। वी कैन टेक अ मिल्क इन द बिग कंटेनर एंड वी कैन यूज अ मिल्क चर्नर टू यूज इट, एंड वी कैन सी दैट द बटर विल बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम दैट। सो येस, दे आर सेपरेटेड थ्रू बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसको सेपरेट करने के कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट प्रॉपर्टी इज particles of colloidals are very uniformly mixed. I have already discussed this property. वो बहुत uniformly mixed होते हैं जिसकी वजह से they appear to be homogeneous, but they are actually heterogeneous. That is a very important point. Okay. Now अभी हमने पढ़ा था scatter beam of light, but मैंने आपको बताया था कि वो जो scatter करते हैं लाइट को, सस्पेंशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो स्कैटर करते हैं लाइट को, इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट को डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल, ही इज अ साइंटिस्ट, और इन्हीं के नाम पे टिंडल इफेक्ट रखा गया था। बट जॉन टिंडल नाम जो है या कि एनसीईआरटीज़ में कहीं मेंशन नहीं है, सो यू नीड टू लर्न इट। नेक्स्ट, इस फिनोमेनन को हम कैसे देख सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं? हमने सबने देखा होगा जब भी हम किसी फॉगी डे पे विंटर्स में या जब दिवाली के आसपास बहुत स्मॉग होता है, तो हम सब इजीली देख सकते हैं। जब हम रेड लाइट से बहुत दूर होते हैं, स्टिल हमें रेड लाइट जो होती है वो हमें इसको देख सकते हो, हमें विजिबल होती है। कैसे होती है? दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। हम अगर हम देखें जो कैनोपी फॉरेस्ट होते हैं, नाउ व्हाट इज कैनोपी फॉरेस्ट? कैनोपी फॉरेस्ट आर एक्चुअली दोज फॉरेस्ट विच कंटेन्स कैनोपी ट्रीज। कैनोपी ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो हम क्रिसमस पे देख सकते हैं, जिनकी ब्रांचेस बहुत डिफरेंट तरीके से शेड होती हैं। उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जब फॉरेस्ट में मिस्ट होता है या फॉग होता है, तो उन लीव्स के ऊपर जब वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वहाँ पे टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल इफेक्ट को हम अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर हम एक डार्क रूम ले लें, डार्क रूम के अंदर छोटा सा होल कर दें, उस होल में से जब सनलाइट पास होगी तो उस वो जो स्कैटर होगी, दैट इज एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके, क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये इस पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, सेपरेशन कंपोनेंट्स, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हमें पता लग गया कि मिक्सचर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कॉलॉइडल्स होता है। अब बात आती है कि मिक्सचर को सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हम मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जिनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते उनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं। सो हमारे पास कुछ मेजर्स, कुछ वेज हैं जिनके थ्रू हम मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं।
फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। गाइस ये जो है ये है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर हम काउंट करते हैं फिल्ट्रेशन को, सीविंग को, विनोइंग को। और फिल्ट्रेशन में पता है बहुत अच्छे से फिल्टर पेपर को यूज़ करके होती है। सीविंग होती है एक बहुत बड़ा टाइप की छन्नी होती है, और विनोइंग होता है जिसको हम ऐसे एक छोटे से थाली टाइप में हम वेव करते हैं और उसमें से जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। ये व्हीट और राइस को बेसिकली यूज़ होता है सेपरेट आउट करने के लिए, उसमें से कंकड़ निकालने के लिए बहुत गांव एरियाज़ में। ओके, नेक्स्ट कम सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट आउट the mixtures of a suspension part of a colloidal solution. So सेंट्रिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है कि जिसपे वो वर्क करता है। सो द प्रिंसिपल इज द डेंसर पार्टिकल्स स्टे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द लाइटर पार्टिकल्स कम एट द टॉप ऑफ द कंटेनर। अब ये होता कैसे है, हम लोग अपने घर में अपनी मदर्स को बटर निकालते हुए देखा है मिल्क में से। सो जब भी हम एक कंटेनर में मिल्क लेते हैं और उसको चर्नर के थ्रू चर्न करते हैं, तो उसमें उसको जब हम स्पन करते हैं, बहुत हाई स्पीड पे उसको स्पिन करते हैं, तो जो बटर होता है बिकॉज ऑफ बीइंग लाइटर ऊपर आ जाता है, और जो मिल्क होता है वो बिकॉज ऑफ हैवी डेंसिटी नीचे रह जाता है। नेक्स्ट कम्स इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस वर्ड, हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम इवेपोरेशन करते हैं, और इवेपोरेशन से उसके जर्म्स जो होते हैं वो हट जाते हैं वहाँ से। बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, हम आगे पढ़ेंगे विच इज़ अ गुड वन। नेक्स्ट कम डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज द मेथड विच वी यूज टू सेपरेट two immiscible liquids. Now first of all this is very important to know that what are immiscible liquids. Immiscible liquids are those liquids which cannot mix with each other because of some properties of them. For example, water and oil. Water and oil cannot mix. Why? Because they have different densities. So we take the help of this property and we separate them out with the help of using a stopcock. Stopcock क्या होती है और ये एक्सपेरिमेंट कैसे कैरिड आउट होता है, बल्कि इन सभी वेज का एक एक एक्सपेरिमेंट है, और वो हम कवर करेंगे हमारे लास्ट वीडियो में। उस लास्ट वीडियो में एक एक एक्सपेरिमेंट को मैं थॉरली समझाऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी। बट अभी हम इतना समझ लेते हैं कि डिकेंटेशन जो होता है वो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है, और इस वे का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटीज़ पे, डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड्स। बिकॉज जैसे ही स्टॉप कॉक जो होता है उसकी वर्किंग हम ऐसे करते हैं कि जो लेस डेंसिटी वाले पार्टिकल्स, जो लेस डेंसिटी वाला लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो हैवी डेंसिटी होती है वो नीचे आ जाता है, और उसको हम नीचे से स्टॉप कॉक के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे वे है। क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि जो हम कलर यूज़ करते हैं, जो हम पेंटिंग कलर्स यूज़ करते हैं वो एक ही कलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं या हम ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें लगता है ब्राउन कलर इज ओनली वन कलर। पर हम बचपन में सिखाया जाता था कि जो ब्राउन कलर है दो कलर को मिक्स करके बनाया जाता है, रेड एंड ब्लैक। इन द सेम वे क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो हम कलर्स यूज़ करते हैं वो दो तरह के डाइज को मिला के बनाए जाते हैं। अब वो हमें कैसे पता चलता है कि जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा तीन डिफरेंट कलर्स की डाइज हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं। क्रोमैटोग्राफी जो वर्ड है वो आया है क्रोमा से। क्रोमा इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलर। So the technique to separate out the different colors of different dyes from a single color is known as chromatography. सबसे पहले क्रोमैटोग्राफी के अंदर वाटर सेपरेट आउट होता है, बिकॉज हमें पता है कि जो भी हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं विद डाइज जो होती है वो एक सल्यूट की तरह एक्ट करते हैं, और जो वाटर होता है वो हमारा मोशन सॉल्वेंट होता है। तो जो पहले क्रोमैटोग्राफी के अंदर वाटर सेपरेट आउट होता है और उसके बाद जो होते हैं वो कलर्स सेपरेट आउट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है वो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने में यूज़ होता है। What are miscible liquids now? Now miscible liquids are those liquids which can easily get mixed. For example, alcohol and water. इसमें हम दो तरह डिस्टिलेशन जो है हमारे पास दो टाइप्स का है। फर्स्ट इज नॉर्मल डिस्टिलेशन, दैट इज ओनली डिस्टिलेशन। नॉर्मल डिस्टिलेशन लिखते नहीं है, ओनली डिस्टिलेशन। द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर जो हमारा पहला पार्ट है
वो है डिस्टिलेशन, इस नॉर्मल डिस्टिलेशन। इसके अंदर जो हम 2 लिक्विड्स यूज़ करते हैं वो दोनों लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, और हमारे पास एक कंडीशन है कि उन दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 25 केल्विन होना चाहिए। ये क्या बोल दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट हमने नहीं पढ़ा बिकॉज वो लास्ट चैप्टर में था, और लास्ट चैप्टर जो हमारा वो कट चुका है, तो हम अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट को हमें नहीं पता है। पर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक लिक्विड जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हमने यहाँ पे पढ़ा है देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ 25 केल्विन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और इस 25 केल्विन गाइस, केल्विन जो टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है, ओके। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 272.15 डिग्री केल्विन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मेजर है, लेकिन इसको बिकॉज हम फॉर द ईज ऑफ न्यूमेरिकल्स हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 डिग्री केल्विन ले सकते हैं। तो हम 25 केल्विन को ईजी 27 और ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में भी। नेक्स्ट कम्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो हमारा मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं होता है। अब हमने इसमें पढ़ा है कि जो हमने नॉर्मल डिस्टिलेशन में पढ़ा है कि जो 2 लिक्विड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है 25 केल्विन होना चाहिए। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन नहीं है, तो ऐसे जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, बेसिकली ऐसे मिक्सचर हम गैस में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो हमारी एयर है, हमारा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयर आर सेवरल गैसेस CO2 H2O। सो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर सबसे पहले इन गैसेस को कंप्रेस आउट किया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब है इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जैसे ही हम इन गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने के बाद हमें जो हमारा जो मिक्सचर आता है वो हमारा मिक्सचर लिक्विफाई हो जाता है, उसको हम लिक्विड एयर कहते हैं। लिक्विड एयर स्टेट होता है इसका। और लिक्विड जो हमारे पास लिक्विड एयर होती है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसका apparatus इज बेसिकली द सेटअप फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। हम कैसे जो है कंटेनर्स को सेटअप करते हैं, हम कैसे जो हमारे सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सेट करते हैं। तो उस सेटअप को, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की सेटअप को हम apparatus कहते हैं। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन का apparatus होता है उनके बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिफरेंस होता है बस। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के हेल्प से हम इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारी गैसेस के बीच में कि कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में। वो जो होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से डिफरेंट हाइट पे सेपरेट हो जाते हैं। ओके, लास्ट वे इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो हमें नाम से पता लग रहा है क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना। क्रिस्टल हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट फिर अगेन करना होगा, जो एक्सपेरिमेंट हम लास्ट वीडियो में करेंगे। और अभी हम इतना कर सकते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सी वाटर को बेस से हम सॉल्ट से सेपरेट आउट करते हैं, और हम जो कॉपर क्रिस्टल सेपरेट आउट करते हैं उसमें भी हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। अब हम जो क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेशन के, अब हमारे पास दोनों हैं, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के थ्रू भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू भी। पर क्रिस्टलाइजेशन को हम प्रेफर करते हैं ओवर इवेपोरेशन। बाय बिकॉज इवेपोरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं जो चारेड हो जाते हैं ऑन हीटिंग। व्हाट इज ऑन चारेड मतलब वो सड़ जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं पूरी तरह से, और हमें जो क्रिस्टल्स है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हम क्रिस्टलाइजेशन प्रेफर करते हैं बिकॉज इवेपोरेशन के अंदर कई बार इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। मतलब इवेपोरेशन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से सारी इम्प्योरिटीज जो है वो निकल जाती हैं, वेराज इवेपोरेशन में कुछ इम्प्योरिटीज कई हद तक रह जाती है। ओके, सो यहाँ पे हम अपना चैप्टर का 70% ऑफ पोर्शन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 30% भी कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स और NCERT क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो
आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो and help out more and more people. Subscribe my channel and you will get to know as soon as I will put any new video. Okay, so bye bye, see you next video, and please make proper notes and study well. Bye.